तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि लिया गया है एम लक्ष्मीकांत की किताब में से, जो कि 6वां संशोधन है। और दोस्तों इसमें दी गई सभी जानकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। किस लिए? व्यापार करने के लिए आए थे। और 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। यानी दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1608 ईस्वी में आई थी और वो व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। और जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने व्यापार करने की अनुमति दी थी उन्हें। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मतलब राजस्व एवं दीवानी न्याय के जो अधिकार होते हैं वो सभी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। और इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में आई थी वो सिर्फ व्यापार करने की दृष्टि से आई थी और महारानी एलिजाबेथ द्वारा उन्हें 1600 में व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी और वो अभी तक व्यापारिक दृष्टि से ही यहाँ पर अभी तक कार्य कर रही थी। लेकिन 1765 में क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे दीवानों में वहाँ पर उन्होंने राजस्व और दीवानी जैसे न्याय करने के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। और इससे हुआ क्या कि उनकी जो क्षेत्रीय शक्ति थी वो बढ़नी शुरू हो गई थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया था। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत जारी रहा। यानी कि दोस्तों 1858 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, आपने सुना होगा मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, वो जब मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था। तो उस समय से लेकर 15 अगस्त सन 1947 तक स्वतंत्रता मिलने तक उनका शासन कायम रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। अब दोस्तों स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता मिल चुकी थी परंतु जो भारत अभी आज़ाद हुआ था तो एक लंगड़े बैसाखी पर चल रहा था। तो उसके लिए उसे एक संविधान की ज़रूरत थी। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यानी दोस्तों 1946 में संविधान सभा की बैठक बुलाई गई और तब से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ये संविधान सभा चलता रहा। इसमें कई छोटे बड़े तबके के लोगों को शामिल किया गया था और सभी की अनुमति राय से एक नए संविधान का गठन हो चुका था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। दोस्तों जो हमारे संविधान में कुछ बातें ऐसी है
जो ब्रिटिश शासन काल में जो संविधान में लिखा गया था, कुछ बातें वहीं से उठाई गई है। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासन भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कंपनी के शासनकाल। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस तरह से काम करता था और इसकी कुछ विशेषताएं बताइए। तो चलिए हम जानते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। क्या महत्व था? पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसकी दोस्तों? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं। पहला, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। क्या दोस्तों? जो यह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। कितने दोस्तों? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जो थे वो गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। पहले जनरल गवर्नर का नाम क्या था दोस्तों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत क्या हुआ दोस्तों कि जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, उनके नीचे काम करने लग गए। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्या दोस्तों? 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल किए गए। कितने दोस्तों? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल किए गए थे, जो कि 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वहाँ पर। अगला, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। दोस्तों जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया तो उसके तहत क्या हुआ, जो पहले कंपनियों के जो कर्मचारी हुआ करते थे वो क्या करते थे कि भारतीय लोगों से ज़बरदस्ती रिश्वत लिया करते थे, उनसे कर वसूला करते थे, अधिक मात्रा में धन वसूला करते थे और उपहार लिया करते थे, जो कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया तो उसके तहत
जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो निजी व्यापार करने वाले लोग थे और जो भारतीय लोग थे, उनसे उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला नंबर 5, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, जिसे हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी जो कंपनी पर नियंत्रण था वो और मजबूत हो गया। किसके द्वारा दोस्तों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी कही जाती है। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी दोस्तों जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो इसके तहत क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत कर दिया गया और इसने भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी थी वो ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया गया। नेक्स्ट 1781 का संशोधन अधिनियम। दोस्तों संशोधन क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। किसी भी चीज़ में जब हम बदलाव करते हैं तो उसे संशोधन कहते हैं। तो 1781 का संशोधन अधिनियम ये किस लिए लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। यानी दोस्तों 1781 का जो संशोधन अधिनियम था वो इसलिए लाया गया क्योंकि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो थी उसमें जो कमियां थी उसको ठीक करने के लिए 1781 में अमेंडिंग एक्ट पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। किससे दोस्तों? बंदोबस्त कानून। ये कब लाया गया? 1781 में। आप इसे अमेंडिंग एक्ट कहे या बंदोबस्त कानून कहे, दोनों एक ही है दोस्तों। इसे 1781 में पारित किया गया था, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इस कानून की अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से बरी अथवा मुक्त कर दिया। यानी दोस्तों जब 1773 की कमियों को सुधारने के लिए जब 1781 अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 यानी बंदोबस्त कानून को पारित किया गया, तो उसके तहत क्या हुआ? इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से बरी कर दिया, मुक्त कर दिया। और उनके ऐसे कृत्यों यानी उनकी ऐसी हरकतों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे उन सभी से उनको मुक्त कर दिया गया। 2. इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। यानी जो 1781 में जो 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम के तहत क्या हुआ दोस्तों कि जो कानून था उस कानून में जो राजस्व संबंधी मामले थे और जो राजस्व वसूली से जुड़े मामले थे उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। नंबर 3, इस कानून के द्वारा
कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। यानी दोस्तों जो ये कानून लाया गया, इसके अंतर्गत जो कलकत्ता के सभी निवासी थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से, जो न्यायालय है वो हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से, हिंदुओं तथा मुसलमान के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। क्या दोस्तों, जो ये कानून था, इस कानून के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जो प्रांतीय न्यायालय है उनकी अपील कहाँ पर हो, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ पर दायर की जाए, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने की अधिकृत किया गया। यानी दोस्तों इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल जिसे कह सकते हैं हम, उनके लिए नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, (1784) का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा दोस्तों? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों यह एक्ट किस लिए लाया गया, चलिए बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम पारित किया था। कब? 1781 में पारित किया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया, उसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1774 में लाया गया। चलिए दोस्तों, अब इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करते हैं। इस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। नंबर 2, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो नाम से जाना जाता है, नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत हो गई। क्या कहना चाहता है दोस्तों? ये कहना चाहता है कि इसने निदेशक मंडल को, जो निदेशक मंडल है उसको कंपनी के व्यापारिक मामले के जो अधीक्षण थी उसकी अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामले जो होंगे उसके प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया और इस प्रकार द्वैध शासन की स्थापना कर दी। नंबर 3, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। क्या दोस्तों?
जो नियंत्रण बोर्ड था उसको यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में, जो भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था, उसमें सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगी। यह अधिनियम किस लिए महत्वपूर्ण था? तो पहला, यह 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र यह पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। नेक्स्ट, 1786 का अधिनियम। अब दोस्तों ये 1786 का कौन सा अधिनियम है और यह क्यों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। तो 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कब दोस्तों? 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी। क्या दोस्तों? उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय का अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। यानी अगर कोई भी विशेष मामला सामने आता है तो उसमें उसकी जो अपनी काउंसिल है उसके निर्णय का जो अधिभावी होगा करने वाला, और उसको ना मानने का अधिकार इसको प्राप्त हो। एक तो ये शर्त थी, और दूसरी शर्त यह थी कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। और इन सभी शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया था। इसीलिए दोस्तों 1786 का यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट दोस्तों, 1793 का चार्टर कानून। 1793 का चार्टर कानून, इसने लॉर्ड कार्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। क्या दोस्तों? इसने लॉर्ड कार्नवालिस को दी गई काउंसिलों के निर्णयों के ऊपर, यानी जो भी लॉर्ड कार्नवालिस को काउंसिल दी गई थी उन सभी के निर्णयों के ऊपर से अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों, प्रेसिडेंसियों, इन सभी को विस्तारित कर दिया, बढ़ा दिया। नंबर 2, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। क्या किया दोस्तों? इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रण शक्ति प्रदान कर दी, यानी उनको बहुत ज़्यादा ही शक्ति दे दी। किसको? गवर्नर जनरल को, जो किसके अधीनस्थ थे? मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के अधीनस्थ थे, उनको ज़्यादा शक्ति दे दी। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। नंबर 4, इसने कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। क्या किया दोस्तों? इसने कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता ही समाप्त कर दी।
बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। नंबर 5, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनको तथा उनके कर्मचारियों को भारत राजस्व में से ही भुगतान दिया जाएगा। क्या व्यवस्था की दोस्तों कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं और जो कर्मचारियां हैं उनको भारतीय राजस्व से ही भुगतान दिया जाएगा, यानी वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट, चार्टर कानून अधिनियम जो कि 1813 में लाया गया। इस कानून की क्या विशेषता रही दोस्तों, चलिए जानते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्या क्या दोस्तों, जब ये कानून आया तो उसने भारत में कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, यानी जो भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट, नंबर 2, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर, जो कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र थे उन पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को प्रकट एवं स्थापित किया, यानी साक्षात दिखाया। नेक्स्ट, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। नेक्स्ट, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। क्या किया दोस्तों इसने, जब ये कानून लाया गया तो इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार कब शुरू हुआ? 1813 में। नेक्स्ट, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। क्या दोस्तों, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों पर, जो भारत की स्थानीय सरकार थी उन पर कर लगाने के लिए व्यक्तियों को अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की। नेक्स्ट दोस्तों, 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। किस तरह से दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या किया दोस्तों, इसने बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। यानी उस गवर्नर जनरल को सभी सैन्य शक्तियां प्रदान थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाला संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका था दोस्तों। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्या दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक दोस्तों, इससे पहले हमने देखा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था दोस्तों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। क्या हुआ दोस्तों? जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तो इसने मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनको जो विधायिका संबंधी शक्ति थी मिली हुई, उनसे वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। असीमित अधिकार समझते दोस्तों? यानी उस पर कोई अंकुश नहीं है, असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। कौन सा दोस्तों? नियामक कानून। और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। क्या दोस्तों? एक्ट या अधिनियम कहा गया। जो पहले कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा गया, नियामक कानून। और जो बाद में कानून बनाए गए उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया, जो कि दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। क्या दोस्तों? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एक व्यापारिक निकाय थी और उस निकाय के रूप में की जाने वाली जो भी गतिविधियां थी उन सभी को खत्म कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। क्या दोस्तों? विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र में ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था दोस्तों, अब उसकी चर्चा करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया और इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त भी कर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। क्या दोस्तों? जो 1793 में हमने पढ़ा और तब से लेके अब 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। क्या किया दोस्तों? इसने पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया।
जिसे भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद के तहत कार्य किया। ठीक दोस्तों, इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई गई थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। ठीक दोस्तों, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। क्या दोस्तों, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया और इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। इसने कंपनी के शासन को और बढ़ा दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। क्या किया दोस्तों, इसने भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। लेकिन पूर्ण अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। क्या दोस्तों, इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक दोस्तों, तो आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे कि सम्राट का शासनकाल 1858 से 1947 तक कैसा चला, उसमें कौन कौन से अधिनियम लाए गए, कौन कौन से कानून बनाए गए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनाई गई, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।